नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। यूपी के माफिया और पूर्व सांसद रहे अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस, सपा, बसपा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सभी इस एनकाउंटर को फेक कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इसी उत्तर प्रदेश के एक जिले बिजनौर में कुछ ही दिन पहले एक और इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। वो 2.5 लाख का इनामी बदमाश था। नाम था आदित्य राणा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ ही ये कोई मुहिम है। एनकाउंटर फेक है या नहीं, इसको जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है, जिसके अंदर जांच होती है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दोनों पक्षों को समझ लेते हैं। बाकी पब्लिक तो सब जानती ही है कि आखिर सच क्या है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस चाहती तो असद और गुलाम मोहम्मद को पकड़ा जा सकता था, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने काफी कोशिश की थी कि अपराधी सरेंडर कर दे, लेकिन 49 दिन बीत जाने के बाद भी ये लगातार भागते रहे। और जब ये पकड़ में आए और जब इनकी निशानदेही हुई तो उस वक्त इन्होंने भागने का प्रयास किया। भागने के ही दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और ये एनकाउंटर हुआ। हमने बताया था कि गाइडलाइंस के बारे में हम जिक्र करेंगे कि आखिर वो गाइडलाइंस क्या है जिसके अंदर एनकाउंटर के बारे में दिशा निर्देश हैं। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी भी केस में एनकाउंटर होता है जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर वो गंभीर चोट आ जाती है, तो उस केस में पुलिस को सबसे पहले FIR दर्ज करनी होगी और पूरा विस्तार से ब्यौरा देना होगा और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस काम को पुलिस ने तुरंत ही कर दिया। लेकिन पुलिस ने जो एनकाउंटर की FIR दर्ज की, उससे खुद ऐसे फैक्ट सामने आए जो वाकई इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम की बाइक फिसली। अगर बाइक फिसली थी तो गिरने के बाद भी दोनों के हाथ में बंदूक उसी तरह से कैसे फिट रही, ये एक सवाल है। दूसरा, पुलिस के मुताबिक फिसलने के बाद उन्होंने एक मेड़ की आड़ ली और पुलिस पर फायरिंग की, जबकि वहां पर क्राइम सीन को देखने के बाद कोई मेड़ वहां नजर नहीं आती। तीसरा, पुलिस ने FIR में बताया कि एक टीम असद और गुलाम के पीछे चल रही थी और दूसरी टीम सामने से आ रही थी। लेकिन जब मीडिया की टीम इन्वेस्टिगेशन सीन पर पहुंची तो वहां पर सामने से आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि सामने एक दीवार थी। चौथा, पुलिस के मुताबिक अपराधी भाग रहे थे, सरेंडर नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस थ्योरी में यहाँ पर झोल ये है कि जहाँ पर उनका एनकाउंटर हुआ वो पारीछा डैम है। झांसी में एक विद्युत परियोजना है, ये यहाँ पर डैम है। डैम के आसपास की जमीन बहुत रेतीली है, यहाँ तक कि इसे ऐश डैम कहा जाता है, यानी कि राख का ढेर यहाँ पर बहुत है। तो ऐसे में तेजी से भागना संभव नहीं हो सकता। हालांकि एनकाउंटर फेक है या नहीं, इसकी जांच होगी। लेकिन सवालों के घेरे में तो वो राजनीतिक दल भी हैं जो अपने फायदे के लिए अपराधी को अपराधी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इनसे अच्छा तो गुलाम मोहम्मद का परिवार है, उसका वो भाई है जिसने गुलाम मोहम्मद का शव लेने से मना कर दिया और उसने गलत को गलत कहने की हिम्मत की। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की सियासत ही पुलिस एजेंसीज के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है। भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से बताया है कि अगर एनकाउंटर होता है तो पुलिस को क्या करना है। उसी पर एक नजर डालते हैं। साल 2014 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में 16 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ये दिशा निर्देश मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा और रोहिंगटन फली नरीमन की बेंच ने जारी किए थे। अब क्या थे ये दिशा निर्देश? पहला, अगर किसी मामले में व्यक्ति की मौत हुई है या फिर उसे गंभीर चोट आई है तो पुलिस को सबसे पहले मामले को दर्ज करना चाहिए और FIR कंपलसरी है इस मामले में। इसी के साथ मामले को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और जांच करानी होगी। साथ ही साथ किसी न किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे CBI या CID है, इनसे भी उन्हें जांच करवानी होगी। इसके अलावा पूरा घटनाक्रम उन्हें लिखित में देना होगा, जो कि उन्हें मजिस्ट्रेट को सौंपना होगा। दूसरा सूत्र कहता है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी होगी, जिसमें मृतक के परिवार को भी शामिल किया जाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि मामले में IPC की उपयुक्त सेक्शंस के आधार पर FIR दर्ज होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि कोई भी हल्की धारा लगाकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। साथ ही इस बात को भी देखा जाए कि क्या ताकत का इस्तेमाल वहां जस्टिफाइड था, जरूरी था। अगला दिशा निर्देश कहता है कि ऐसे मामलों में अगर पुलिस के पास कोई भी खुफिया जानकारी आई है तो उसको भी पुलिस को केस डायरी में पूरी तरह
तरह से मेंशन करना पड़ेगा और मौत के मामले में FIR दर्ज कर तुरंत कोर्ट में पेश करना चाहिए। अगली पॉइंट में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में अगर लगता है कि केस संदिग्ध है, जैसे कि इसी एनकाउंटर में कहा जा रहा है कि संदिग्ध है, ये फेक है, तो ऐसे मामलों में पुलिस को इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य मानव अधिकार आयोग और कोर्ट को भी पेश करनी होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी तर्क की कि जिनका एनकाउंटर हुआ, ये तो दिशा निर्देश है, तो जिनका एनकाउंटर हुआ क्या वो मासूम लोग थे? ये कहा जा सकता है कि एनकाउंटर पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन अपराधियों के ऊपर नहीं। ये शातिर अपराधी थे, ये फुटेज में कैद है, गोलियां बरसा रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जिसमें इन्होंने एक हत्या के गवाह उमेश पाल को मार डाला, वो भी जबकि उसको पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। इनके साथ साथ उन 2 पुलिस वालों को भी इन्होंने बेखौफ होकर मारा, भरे बाजार मारा। इसके साथ ही ये साजिश जो रची गई वो जेल में रची गई। तो अगर मान लीजिए इस तरह का एक संदेश जाता है कि माफिया चाहे जेल में हो और वो किसी भी केस के गवाह को यूं ही आसानी से निपटा सकते हैं, तो क्या ऐसे मामलों में कानून को सख्त नहीं होना चाहिए? कानून की सख्ती ऐसे में जरूरी है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, जो एक गवाह को मार सकते हैं तो क्या वो अपने केस के गवाहों को नहीं मार सकते जेल में बैठे हुए? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर फिल्मी अंदाज में लोग अपराध करते हैं तो फिल्मी अंदाज में खुद भी निपटने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। अगर हम बात इस एनकाउंटर की करें तो ये फेक हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन फिर भी अपराधियों का पक्ष लेना शर्म की बात है। दरअसल इस एनकाउंटर से सारे राजनीतिक दल सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, तभी तो असद और गुलाम मोहम्मद इन्हें अपराधी नजर नहीं आते, ना ही वो इन्हें कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लगते हैं। इनके लिए वो केवल एक वोट बैंक है और वोट बैंक की इस राजनीति ने हिंदू और मुसलमान दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।